नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ लावनी। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ है। माँ के 13 सालों का दर्द है। एक ऐसी माँ जिसने 13 सालों तक अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अनवरत कानूनी लड़ाई लड़ी। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की। एक ऐसी माँ जिसके विश्वास ने आखिर कानून को भी ये साबित करने पर मजबूर कर दिया कि एक माँ जो इंसाफ चाहती थी, आखिरकार उसके दर पर वो इंसाफ आकर टिका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो माँ और किस तरीके से 13 सालों की इस लड़ाई में इस माँ की जीत हुई है। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विशाल यादव, विकास यादव और सुखदेव पहलवान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उन्हें दोषी ठहरा दिया है। और खुद 2002 से जो अपना दर्द झेल रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे अब तक कितना इन्होंने दर्द झेला है और कोर्ट का जो फैसला आया है कितनी संतुष्ट नजर आई हैं। नीलम जी, सबसे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब दोषी ठहरा दिया है तीनों को, आपने 2002 से अब तक ये लड़ाई लड़ी है इंसाफ की, अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितनी संतुष्ट हैं? ये 13.5 साल, क्योंकि 17 फरवरी 2002 से और 17 अगस्त 2015, 13.5 साल मतलब यही किया है और कुछ किया ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी राहत है इस बात से कि फ़ैसला आया है और जो मुजरिम इनको करार दिया था निचली कोर्ट और हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और अब आगे जो है वो सज़ा के ऊपर होना है, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट रख लेता तो और अच्छा लगता। नीलम जी, इस केस में काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे और ऐसे इसमें कई ऐसे गवाह भी थे जो मुकर गए थे, लेकिन अजय कटारा की बात करें, वो शुरू से ही इस पूरे केस के मुख्य गवाह बने रहे। हालांकि उन्हें भी कई धमकियां मिलती रहीं और साफ साफ जो विपक्षी पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि अजय कटारा का जो बयान है वो बिल्कुल झूठा है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के माननीय बेंच ने बहुत अच्छे से उठाया कि उस पर इतना तुम लोग आरोप लगा रहे हो, क्योंकि वो नहीं डिगा। और उन्होंने कहा इनके बारे में क्या कहना है, जो 40-45 लोग सारे मुकर गए, जो वो लड़की खुद मुकर गई और जो अगर बीच में आई तो मतलब उसने बीच की स्टेट ली, वो इसलिए सिर्फ स्टेटस लिया वो बिकॉज उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि रिटन प्रूफ था। और फिर दोस्त नीतीश के वो नहीं बोलने को तैयार थे। तो ये साफ दर्शाता था कि कितना प्रेशर है, और जो इस आदमी प्रेशर में नहीं आया उसको आप कह रहे हो कि वो प्लांटेड विटनेस था। नीलम जी, क्या लगता है जो डीपी यादव की लड़की हैं भारती यादव, उन पर दबाव डाला गया अपने बयान से पीछे हटने के लिए, या फिर उनका ये फिर खुद निजी फैसला था? नहीं, भारती को जब पहली बार उसको कोर्ट बुलाया गया, क्योंकि जब मैंने तस्वीरें वगैरह दिखाई तो उनके वकीलों ने कहा कि ये तो वो मॉर्फ करी हुई बनाई हुई तस्वीरें हैं। तो जज ने कहा, जस्टिस ढींगरा थे, उन्होंने कहा नहीं, भारती को खुद आके कहना पड़ेगा क्योंकि उसकी राइटिंग में है और उसकी तस्वीरें हैं। तो तब से समझिए मई में मेरा ख़त्म हुआ है डिपोजिशन लोअर कोर्ट में। मई 2003 से लेके भारती को बुलाने की कोशिश रही, और फिर बीच में एक पीपी ऐसे आए थे जिन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो पहली बार मैंने अपना पर्सनल लॉयर लगाया कि ये तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। और हर तरह से कोशिश की गई कि भारती को विदेश में रखा जाए और शायद उसको ब्रेन वॉश किया जाए, क्योंकि मगर मैं मतलब भारती को बिल्कुल आरोप मुक्त अगर कहो, जैसे लोग कहते हैं कि बेचारी लड़की, तो बेचारी लड़की नहीं थी, प्रोफेशनल थी, पढ़ी लिखी थी। और जब इतनी बोल्ड थी कि वो अपने आप चयन कर सके कि किससे शादी करनी है और इतनी कॉन्फिडेंस से, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पढ़ी लिखी लड़कियों को दबना चाहिए। तो कहीं तो उसकी भी कमज़ोरी थी। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा दुख ऐसा इजी बात का है कि नीतीश ने इतनी कमज़ोर लड़की कैसे पसंद करी। और जब वो यहाँ भी आई तो वो नहीं टूटी थी, मगर सुनने में आता है, मीडिया के थ्रू बताया गया, मुझे मना कर दिया हाई कोर्ट ने कि उससे मत मिलो, और वो अपने पेरेंट्स के संग रह सकती थी। जब मैंने कहा तो फिर यही कहा, वकीलों ने भी यही कहा कि नहीं, माँ बाप के संग रहने को कैसे मना कर सकते हो। मुझे बात बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्योंकि वो तो अपराधियों के माँ बाप भी थे। तो वहाँ रह के फिर उसके ऊपर इमोशनल दबाव बनाया गया, जो बताया गया कि मतलब ये कहा गया कि भाई अगर ये जेल चले गए तो मतलब बाप के लिए, अपने पिताजी के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर था। तो जैसे होता है लड़कियों का अमूमन, तो कहा गया कि भाई मेरी भी लाइफ मत पे रिस्क आ जाएगा और मैंने तो कुछ नहीं किया, इस तरह की बातें करके। और फिर फाइनली, मगर फिर भी इतना इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि नीतीश की किसी भी बात से वो पीछे हट सकती नहीं थी या हटी नहीं, क्योंकि जैसे हमने कहा था ये तस्वीरें हैं, तो उसने कहा कि मैंने खिंचवाई थी, अपनी मर्ज़ी से खिंचवाई थी। तो उस बात पर मगर हाँ, भाइयों को वो बचा गई। 2002 से आपने एक दबंग परिवार के खिलाफ लड़ाई
लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, क्या आपको परिवार, उनके परिवार की तरफ से दबंगई दिखाने की कोशिश की गई अपने केस को दबाने के लिए? क्या आपको कोई धमकी मिली 2002 से अब तक? नहीं, देखिए, डायरेक्ट धमकी तो नहीं कोई मिली। अनोनिमस लेटर्स आते थे जिनको मैंने तय कर लिया था कि मैं उनका कोई संज्ञान नहीं लूँगी, अलग रखूँगी, क्योंकि फिर वो इसका मैं इशू नहीं बनाना चाहती थी और डाइवर्ट हो जाता। मेरे जानने वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबके थ्रू मैसेज इनडायरेक्टली मेरे पास आते थे कि भाई वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए, और ये है और उन्होंने नहीं किया है और वो कसम खा सकते हैं, इस तरह की बातें सब इधर उधर फैलाते थे। बट आई थिंक एक बार उनको क्लियर हो गया था कि मुझे तो न्याय चाहिए, तो वो नहीं था। बट हाँ, उन्होंने जितना, फिर उन्होंने दूसरे हथकंडे जो आम अपराधी अपनाते हैं, जिनके पास रसूख होता है या जिनके पास पैसे होते हैं कि केस को लंबा खींचो कि इंसान कब तक नहीं टूटेगा, वो सबसे बड़ा हथियार था जो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। नीलम जी, जरा संक्षेप में हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर 16 फरवरी 2002 की रात को हुआ क्या था? 16 फरवरी को बसंत पंचमी वाली रात थी, तो बहुत सारे जैसे शादियां उस दिन थी, तो नीतीश गए थे, पहले अपनी एक क्लासमेट थी उसकी एंगेजमेंट थी, वहाँ गए थे, फिर वहाँ से आए और फिर उनको गाज़ियाबाद जाना था। भरत दिवाकर, जिसके बारे में भी कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि वो भी बहुत झूठ बोले थे, उसके साथी लोग वो हमारे संग ठहरे हुए थे। तो भरत जब दिल्ली आते थे वो ड्राइव नहीं करते थे, उन्होंने टैक्सी की हुई थी और ये लोग दोनों टैक्सी से गए उस दिन, जो मुझे नहीं मालूम था क्योंकि गाड़ी नीतीश की बाद में मैंने देखा कि यहाँ खड़ी, क्योंकि उसको बहुत अपनी जिप्सी से अटैचमेंट था। तो वो गए रात को शादी में, और वैसे क्योंकि उसके फादर की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, और इस मामले में हमारे बच्चे, मतलब कम्युनिकेशन के मामले में, कि 10 बजे से ज़्यादा देर होगी, क्योंकि आज से 13 साल पहले था तो हम लोग 10 बजे के बाद देर मानते थे, अब ज़माना बदल गया, तो फ़ोन कर देते थे कि भाई हम आ रहे हैं, अब इतनी टाइम लगेगा। 10 बजे फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो, गाज़ियाबाद में शादी थी तो इसलिए 12 बजे, उसके बाद मैं काफ़ी चिंतित थी। और फिर भरत ने आके घंटी बजाई 3 बजे, और तब मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि नीतीश के पास घर की चाबी रहती थी। तो मैंने पूछा नीतीश, तो बोले आंटी वो वहीं रुक गया है। तो खैर मैंने उसको दे दिया, उसके कमरे में जाके वो सोया, अंदर कर दिया। मगर फिर मुझे ख्याल हुआ, मैंने चक्कर लगा रही थी, मैं सो नहीं पाई थी, घर का मैंने राउंड लगाया तो देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो फिर मैंने जगाया भरत को, मैंने कहा वो तो गाड़ी जगाया या कमरे में था कम से कम, वो कि भाई गाड़ी तो यहीं खड़ी है तो आएगा कैसे? बोला नहीं आंटी, हम लोग टैक्सी से गए थे और वो आ जाएगा। तो मैंने कहा किसके संग आएगा, तुम तो आ गए टैक्सी लेके? तो कहने लगा नहीं आंटी वो आ जाएगा, बहुत लोग हैं। तब मेरा दिमाग तनका, क्योंकि नीतीश ऐसा नहीं था कि वहाँ से टैक्सी करके या किसी और के संग आ जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए वेट तो नहीं कर रहा? तो बोला नहीं आंटी, मैं तो उसे 1.5-2 घंटे ढूंढ के आया हूँ। तब मैंने कहा ढूंढ के आए हो? तुमने अभी घंटा भर पहले मुझसे ये कहा था कि वो किसी और के संग आएगा, अब तुम उसको ढूंढ के आए हो, कहाँ ढूंढ रहे थे? तब फिर उसने बात बताई कि ये विकास विशाल आए थे, और विशाल ने आके, विशाल आया था इनफैक्ट अंदर, और उसने कहा कि तुम कटारा हो। और फिर नीतीश ने कुछ ऐसा इशारा किया जैसे ये आदमी पिए हुए है, तो इसको अलग करके मैं बात करके आता हूँ। तो उसने अपनी खाने की प्लेट रखी, और इन लोगों ने कहने लगे, हमने सोचा कि आ जाएगा बात करके, फिर तो वो बाहर ही चला गया। एंड एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट गौरव टोल्ड मी कि उसके बाद नहीं मिले। दूसरा जो दोस्त था भरत, मुझे लगता है, सॉरी ये दिस वाज भरत, गौरव ने, मुझे लगता है उसने कुछ देखा था, क्योंकि गौरव तो मेरे घर आया, भरत घर आया, गौरव गुप्ता ने तो ना फ़ोन किया, ना घर आया, ना अगले पूरे दिन घर आया, जबकि मैंने जाके अगले दिन FIR लिखवा दी थी। तो मुझे लगता है उसने कुछ और देखा था जो वो नहीं बताना चाह रहा था। इसमें जो आरोपी हैं सुखदेव पहलवान, उनका कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे बेवजह इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो आप केस के बाद 3 साल तक फरार क्यों रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि बाहर उस ज़माने में गवाह था, वो डायमंड प्लेस है, पार्टी जो भी बुके बैंक्वेट हॉल, उसके बाहर उस ज़माने में एक गार्ड था, उसने कहा था कि मैंने इन लड़कों को आके बात करते हुए देखा। विकास ने खुद कहा था कि मैं तो उसे जानता नहीं था, मुझे बाद में किसी ने बताया कि जिस लड़के से तू मैं हुई थी उसका नाम नीतीश है। तो कुछ तो वहाँ पर हुआ ही था। तो फिर इसके मुझे लगता है नीतीश उनके संग, ये लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो किडनैप किया ही नहीं, कोई फोर्स नहीं यूज़ हुई। तो नीतीश इसी उसमें गए होंगे कि ये बातचीत करना चाह रहे हैं भाई, तो चलो शायद कुछ अच्छा निकल आए। जहाँ तक पहलवान का सवाल है, पहलवान का जिक्र जितना मुझे याद है भारती के स्टेटमेंट में आया कि मेरे भाई पहलवान को लेके आए थे। उसके बाद इनके विकास विशाल ने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें आया
कि पहलवान था वहाँ पर, तो वहाँ से पुलिस ने उसकी तहकीकात करनी शुरू करी। और जैसे कि कल माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर उसकी कोई गलती नहीं थी, अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो वो 3 साल तक था कहाँ? 3 साल क्यों लगे कि वो मिल ही नहीं रहा था। और मतलब जबकि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था और उसको पकड़ा भी गया तो बंदूक चलाते हुए। तो एक गरीब आदमी है जो कहता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ बुलंदशहर में, किसी ठेका था शराब का इनका, डीपी यादव का, तो वो उसकी क्या इनकम थी, कहाँ था, वो कैसे रह रहा था, तो उससे साफ हो जाता है कि क्योंकि एब्सकॉन्डिंग इमीडिएटली आफ्टर क्राइम जो है वो एक अपने आप में एक साक्ष्य की कड़ी है। नीलम जी, 2002 के बाद क्या आपकी कोई निजी बातचीत भारती यादव से हो पाई, या फिर आपने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या पहले से साजिश रची गई थी? नहीं, निजी बातचीत नहीं हुई। मुझे लगा कुछ लोग कहते हैं मेरी गलती थी, मगर मैंने ईमेल्स जब पब्लिक कर दी, क्योंकि जब तक भारती पिछले मतलब समझिए लेके 17 से 21-22 तारीख तक हम लोगों से इन टच थी। और फिर एक बार डीपी यादव आए किसी चैनल पे, और वो भी उनसे भी बात हो रही थी हमारी फ़ोन पे। और भारती को तो फ़ोन करना नहीं अलाउड था, उसकी ईमेल्स हैं, रिकॉर्ड पे हैं कि मुझे कहीं दिल्ली से बाहर रखा हुआ है और मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं मालूम, मगर किसी को बताइएगा मत, क्योंकि ये लोग मुझे अपनी जान पे खेल के हेल्प कर रहे हैं। और जब मैंने आइडेंटिफाई करी बॉडी, तब भी उसने मेरे छोटे बेटे को लिखा कि कैसे आंटी ने आइडेंटिफाई कर ली, ये लोग सब बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं आके आइडेंटिफाई करूँगी। इमोशनल थी कि नहीं, ऐसे नहीं कभी छोड़ के जा सकता। उसके बाद डीपी यादव को मैंने देखा, और डीपी यादव लगातार यही कह रहे थे जब उनसे हम फ़ोन पे बात कर रहे थे कि आपने तो इतनी जल्दी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लड़के हैं, डर गए होंगे। तो मैंने क्यों डर गए होंगे? तो बोले नहीं, पुलिस से तो सभी डरते हैं, देखिए मैं आऊँगा और मेरा तो चुनाव चल रहा है। तो ये नहीं कह रहे थे कि आप कौन है हम नहीं जानते, आपके बेटे को नहीं जानते। उस दिन अबाउट आई थिंक 22nd या 21st थी, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि मैं नहीं जानता बेचारा कटारा कौन था। तो उसके बाद मैंने ईमेल्स वगैरह सब पब्लिक करी, और वहाँ से शायद भारती के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ। नीलम जी, क्या लगता है, आपने एक दबंग व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, क्या उसका असर पड़ा है कि अब तक मामला जो है वो लटका पड़ा है? 2002 से इतने साल हो गए। देखिए, दबंग तो व्यक्ति का तो फ़र्क पड़ा कि गवाह नहीं थे। शादी थी तो मतलब उसमें किसी ने नीतीश को देखा, और जो हमारे जान पहचान के लोग भी वहाँ थे, होते कि नहीं हम तो जल्दी चले गए थे, देखा था मगर हम तो चले गए थे। तो गवाह नहीं मिलना इतनी बड़ी शादी में, उसके दोस्तों का मुकर जाना, ये तो दबंगई का असर था। उसके अलावा जो गवाह आ भी गए थे वो भी कोर्ट से उठ के चले जाते थे, मगर ये बहुत ज़बरदस्त असर पैसे का था, क्योंकि इतना पैसा था कि वो केस को सिर्फ उनका एक एम था कि खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो और ऐसे केस को तोड़ो। पैसे का पूरा पूरा इसमें इस्तेमाल किया गया, और उसकी वजह से ये 3 साल तो भारती की वजह से खींचा, नहीं तो ये शायद बहुत पहले 3 साल तो वो साफ बच जाते। और उसकी वजह से एक बार जब वो फास्ट ट्रैक से उतर जाता है पटरी से, तो थोड़ा खिंचता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी पूरा इसको साल लगा, क्योंकि शायद ये सब हर लेवल पे कोर्ट चाहता था कि इनकी पूरी बात सुन ली जाए, नहीं तो ये फ़ौरन कूद के अगले लेवल पे जाते कि हमें, जैसे कि इन्होंने ढींगरा साहब जैसे अच्छे जज की लोअर कोर्ट की बहुत शिकायत करी कि हमें फेयरली नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हमें बुली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसलिए भी कोर्ट इनको पूरा टाइम देता था जितना इनके वकील चाहते थे। 2002 से नीलम जी आप अपने बेटे की मौत का गम झेल रही हैं, साथ ही साथ इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद लगता है कि वो जो गम था वो कुछ कम हुआ होगा। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जो भी और उसके साथ के दोस्त हैं, इसके स्कूल के फ्रेंड्स, एमबीए के फ्रेंड्स के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। साथ के फ्रेंड्स या कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, वो भी मतलब कईयों के फ़ोन आए, कुछ मिलने भी आए, और सब बहुत खुश थे। और हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि देखो हम लोग मतलब क्या बात हुई है, और हम लोग फिर भी खुश हो रहे हैं कि ये फ़ैसला आया, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा तो गया ही है, या उनका दोस्त तो गया ही थे, बहुत इमोशनल भी थे वो सब, क्योंकि जो हो गया, जो खोया है उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं, किसी तरह से नहीं है। और जिस वजह से खोया है, मतलब कोई इतनी ऐसी चीज़ थी जो 10 तरीक़ों से और सुलझाई जा सकती थी, और हम लोग सोचते ही नहीं कि हमारे बीच में अब ऐसे लोग हैं जो इस कारण से उठा के किसी को ऐसे मार सकते हैं। सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए तो ये थी नीलम कटारा जी, जिन्होंने 2002 से इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तीनों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया है, और उनका गम था कहीं ना कहीं उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या फैसला सुनाएगा, क्योंकि इंसाफ की जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 2002 से 2015 तक आ चुकी है लड़ाई, लेकिन ये केस अभी कितना और लंबा खिंचेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।